हेलो एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा। आप सब मुझे जानते हैं। आज की जो क्लास है, अब हम हमारी हर क्लास को रिकॉर्ड करेंगे और अ, मैं यूट्यूब पर भी उसको शेयर करूंगा, हमारे ग्रुप्स में भी शेयर करूंगा। आप सभी क्लासेस अटेंड करें। किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डिंग को बाद में देख सकते हैं, ठीक है। चूंकि आज वेडनेसडे है तो हमारा जो टॉपिक है वो जीएसटी है। तो आज से मैं जीएसटी स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा, वेरी फर्स्ट क्लास से। तो आप सभी जने मेरी सभी क्लासेस को अटेंड करें और बी ऑन टाइम, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हम लोग यहाँ पर। देखिए, जीएसटी आप सभी को पता है कि इंडिया में 2017 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ और इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर आप कोई भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी गवर्नमेंट को देना होता है। ओके। जीएसटी की जो एप्लीकेबिलिटी हुई, वो काफी सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम करके हुई। सब्ज्यूम करने का मतलब होता है कि बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ओके। जीएसटी को लाने का जो मकसद था वो था वन नेशन वन टैक्स। क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट्स चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी चलती है। अभी आप जैसे कोरोना जो महामारी है उसमें आप देख सकते हैं कि काफी सारे सेंट्रल और स्टेट्स कोऑर्डिनेट करके इस महामारी से लड़ रहे हैं और दोनों ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत होती है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट काफी सारे स्टेट को अभी फंडिंग भी कर रही है क्योंकि स्टेट्स की रेवेन्यू बिल्कुल ही यहाँ पर बंद हो चुकी है। तो उसी तरह से जो जीएसटी है वो भी एक मिला जुला टैक्स है जो दोनों गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है। आप सभी को पता है वैसे, ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है जीएसटी। और वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है जितना वैल्यू आप एडिशन करते जाओगे। सपोज आप 100 रुपए की वस्तु अगर कस्टमर को बेच रहे हो तो 100 रुपए पर आपको जीएसटी देना है, लेकिन आपने 100 रुपए की वस्तु किसी और व्यापारी को बेची और उसने 20 रुपए वैल्यू ऐड किया तो उस 20 रुपए पर भी गवर्नमेंट को टैक्स का इंक्रीमेंट होगा, गवर्नमेंट को टैक्स की रेवेन्यू जाएगी। यानी अगर 100 रुपए में निकली हुई वस्तु कस्टमर तक जाते जाते 300 रुपए हो जाता है, यानी बीच में डिफरेंट डिफरेंट पार्टी द्वारा अपनी वैल्यू ऐड किया जाता है, अपना प्रॉफिट या जो भी अपने खर्चे हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट को 100 रुपए पर टैक्स की रेवेन्यू नहीं होगी, गवर्नमेंट को 300 रुपीज पर टैक्स की रेवेन्यू होगी। यानी जो डेस्टिनेशन, यानी जो फाइनल कस्टमर तक जो प्रोडक्ट जिस प्राइस में जाता है या सर्विस जिस प्राइस में जाता है, गवर्नमेंट को उस प्राइस पर टैक्स की रेवेन्यू होती है। ये सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वेट का था। आप लोगों ने सुना होगा वैल्यू एडेड टैक्स वेट। भारत में 2005 अप्रैल से वेट की एप्लीकेबिलिटी हुई और उस वक्त जो इंडिया में बीजेपी स्टेट्स थे जिनमें बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने 2006 में वेट की एप्लीकेबिलिटी की। राजस्थान में भी 2006 में वेट लागू हुआ। वैल्यू एडेड टैक्स ब्रिटेन के मॉडल से अडॉप्ट किया गया, यूके मॉडल से अडॉप्ट किया गया। वैल्यू एडेड टैक्स से पहले भारत में, अगर हम 2005 से पहले बात करें तो जो सेल टैक्स चलता था वो सेल टैक्स वैल्यू एडिशन पर नहीं था। यानी अगर 100 रुपए में कोई वस्तु निकल रही है तो फर्स्ट पॉइंट पर टैक्स गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता था, उसके बाद जितना वैल्यू एडिशन होता था उस पर गवर्नमेंट को कोई टैक्स की रेवेन्यू नहीं होती थी और वो कस्टमर को बहुत महंगा होता पड़ता था वो, और गवर्नमेंट को भी उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। तो उस सिस्टम को गवर्नमेंट ने हटाकर वेट को लेके आए। वेट बड़ा इंप्रूव टैक्स सिस्टम था, लेकिन वेट सिर्फ लगता था गुड्स के ऊपर और वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता था। इस वजह से गवर्नमेंट ने वेट को भी रिप्लेस किया और जीएसटी लेके आए, क्योंकि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर लगता है। आज की तारीख में अगर कोई गुड्स का सप्लायर है या कोई सर्विसेज का सप्लायर है या कोई मिक्स सप्लायर है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की सप्लाई करता है, वो सभी लोगों को जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है। अगर वो किसी भी प्रकार की टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो वो लोगों को जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है। ओके। आप लोग स्क्रीन पर किसी भी तरीके की यहाँ पर छेड़छाड़ न करें, ठीक है ना। स्क्रीन पर कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ न करे, कृपया करके आप मेरे को सुने सिर्फ। जस्ट ए सेकेंड है। आप में से जो भी स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है प्लीज ना करें, क्लास डिस्टर्ब होती है इसमें। मैं वापस शेयर कर रहा हूं आपको ये स्क्रीन।
तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वैल्यू एडिशन पर लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाती है जीएसटी की, जब प्रोडक्ट या जो सर्विसेज है वो फाइनल कस्टमर तक जाती है, जहां कस्टमर किसी भी प्रकार की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करता है, वहां जाकर गवर्नमेंट को इसका रेवेन्यू जाता है। देखिए जीएसटी एक बहुत ही इंप्रूव टैक्स सिस्टम है, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है वो इसका जो मॉडल बनाया है इंडिया में, ड्यूल जीएसटी कंसेप्ट यूज किया गया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वली रेवेन्यू बढ़ता है। किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन पर दोनों ही गवर्नमेंट को फायदा होता है, दोनों ही गवर्नमेंट को एक साथ रेवेन्यू जाता है। यानी ये पहला, अपने आप में एक पहला टैक्स है अब तक का जो कि दोनों ही गवर्नमेंट को फायदा देता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी टैक्सेस थे वो बटे हुए थे कि कुछ टैक्सेस लेवी करने का पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को था, कुछ टैक्सेस लेवी करने का और कलेक्ट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को था। तो ये एक मिला जुला टैक्स है जो दोनों गवर्नमेंट मिलकर वसूलती है और दोनों गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है टैक्स का। ओके, जीएसटी जो टेक्निकली अगर अपन बात करें तो जीएसटी जो पे करता है वो सप्लायर पे करता है, लेकिन एक्चुअल में जो बॉन्ड करता है, यानी जो जीएसटी का जो लाइबिलिटी एक्चुअल में आता है वो कस्टमर के ऊपर आता है, कंज्यूमर के ऊपर आता है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आप सभी को पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लेवी कोई और के ऊपर होता है, यानी पे कोई और करता है, और एक्चुअल में उसका भार जो है, बर्डन जो है, वो किसी और के ऊपर आता है, यानी थर्ड पार्टी यहाँ पर पेमेंट करती। तो जीएसटी इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअल में इसका जो टेक्निकली पे तो सप्लायर करता है, यानी व्यापारी करता है, लेकिन इसका जो बर्डन है वो जाता है कस्टमर के ऊपर, फाइनल कस्टमर के ऊपर। क्योंकि हम सब अगर आज की तारीख में मार्केट में कोई भी सर्विस या गुड्स लेने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई टैक्सेबल प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपसे टैक्स भी लिया जाता है। इनवॉइस अगर आप देखें तो टैक्स इनवॉइस आपको इशू करेगा अगर व्यापारी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और वो टैक्स इनवॉइस आपको देगा, वो बकायदा प्रोडक्ट की प्राइस के साथ या सर्विस की प्राइस के साथ टैक्स का अमाउंट भी लेगा आपसे, और वो टैक्स उसे भरना होगा। आपकी लाइबिलिटी नहीं आती है कि आपको सामने से चल के गवर्नमेंट को टैक्स देना है, यानी हमसे व्यापारी ले रहा है और व्यापारी गवर्नमेंट को दे रहा है, यानी अल्टीमेटली टैक्स तो हम दे रहे हैं, कस्टमर दे रहा है, लेकिन उसको पेमेंट कौन कर रहा है सरकार को, वो कर रहा है सप्लायर, यानी जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति है। सप्लायर कौन होता है, बिजनेसमैन होता है, जो कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई में एंगेज्ड होता है, और वो हमसे टैक्स ले रहा है और सरकार को पे कर रहा है। तो इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए अगर हम जीएसटी की थोड़ा सा हिस्ट्री पर बात करें तो जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं है, इंडियंस के लिए जरूर नया टैक्स। अब नया भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि लगभग 3 साल होने को आए, जुलाई 2020 में ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो जाएंगे जीएसटी को इंडिया में, तो आप इसे नया तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इंडिया के लिए नया ही है, क्योंकि इंडिया बहुत लेट जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने वाला देश बना, क्योंकि जीएसटी 1954 में, सबसे पहले 1954 में, 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को अडॉप्ट किया था फर्स्ट टाइम। तो फ्रांस इज द वेरी फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु अडॉप्टेड या हु इम्प्लीमेंटेड जीएसटी, ओके, इन 1954। इंडिया में जीएसटी आया 2017 में, लेकिन प्रयास जो है जीएसटी के वो 2000 में ही स्टार्ट हो गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जीएसटी मॉडल इंडिया में लाने के लिए रिकमेंडेशन किया था, और उस वक्त जीएसटी मॉडल इंडिया में लाने के लिए उन्होंने एक कमिटी भी बनाई थी, और कमिटी ने जब तक डिसीजन दिया तब तक कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, और उसके बाद जीएसटी का जो ये रिकमेंडेशन है वो पोस्टपोन हो गया, और उसके बाद जीएसटी अब जाकर 2017 में एप्लीकेबल हो पाया इंडिया में। ओके, अगर भारत में जीएसटी लाने का अगर सबसे बड़ा श्रेय अगर हम बात करें तो स्वर्गीय अरुण जेटली जी को जाएगा, जो कि हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने जीएसटी में बहुत बड़ा योगदान है उनका, क्योंकि वही सबसे पहले जीएसटी के चेयरपर्सन बने, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन बने, और भारत में जीएसटी जो आज की तारीख में एक प्रकार से अब जम ही चुका है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई नया टैक्स सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में या किसी भी देश में इंट्रोड्यूस किया, तो उसका फेलियर होने का चांसेस भी उतना ही रहता है जितना सक्सेस होने का चांसेस रहता है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंज्यूमर ओरिएंटेड कंट्री है, और यहाँ किसी भी सिस्टम को इतना आसानी से जम नहीं सकता, लेकिन जीएसटी ने अपनी काफी अच्छा यहाँ पर पेट बना ली है, क्योंकि भारत को जीएसटी में काफी अच्छा रेवेन्यू लास्ट कुछ महीनों में, और जब से जीएसटी आया तब से जीएसटी की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को काफी अच्छा रेवेन्यू प्राप्त होता है। देखिए जीएसटी दूसरे नंबर पर आता है अगर भारत सरकार को आय के मामले में अगर अपन बात करें, किसी भी टैक्स से होने वाली आय के मामले में बात करें, तो जीएसटी सेकंड नंबर पर आता है, इनकम टैक्स सबसे पहले आता है। तो जीएसटी एक बहुत बड़ा टैक्स है, और उसका कारण सेकंड नंबर पे आने का कारण भी ये है क्योंकि इसमें बंटवारा हो रहा है एक्चुअल में टैक्स का। आधा पैसा 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट
को जा रहा है, 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, जबकि इनकम टैक्स पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, स्टेट का उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है। ओके, जीएसटी की कलेक्शन की अगर अपन बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस पर जीएसटी का कलेक्शन होता है। मल्टीपल स्टेजेस का मतलब हुआ कि रॉ मटेरियल सप्लायर जब रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है, वहां से लगाकर जब तक वो प्रोडक्ट बनकर कस्टमर के पास नहीं आता, कई सारी स्टेजेस होती है। आप सभी को पता भी है कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी लार्ज एमएनसीज और जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां होती है, वो रॉ मटेरियल खरीदती है, और रॉ मटेरियल जो उनके लिए होता है वो किसी और व्यापारी के लिए फिनिश गुड्स हो सकता है। अब आप इसको भी समझिए अच्छे से कि जो किसी एक व्यापारी के लिए रॉ मटेरियल होता है, वो किसी दूसरे व्यापारी के लिए क्या हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, स्टील के बर्तन बनाने वाली कंपनी, यूटेंसिल बनाने वाली कंपनी की बात करते हैं अपन, तो स्टील के बर्तन बनाने वाली कंपनी को स्टील की सीलें खरीदनी पड़ती है। तो स्टील की सीलें कौन बनाती है, वो भी कोई ना कोई कंपनी बनाती होगी। वो मार्केट से जो स्क्रैप होता है उसको कलेक्ट करती है, उसको पिघालती है, और वो वहां से सील बनाकर फिर स्टील के बर्तन बनाने वाली या स्टील के कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को सप्लाई करती है। तो ऐसे में अगर अपन बात करें तो जो स्टील के बर्तन बनाने वाली कंपनी है, उसके लिए रॉ मटेरियल स्टील की सीलें हैं, लेकिन स्टील की सीलें बनाने वाली कंपनी के लिए तो फिनिश गुड्स हो गया स्टील की सीलें, और उसको भी कोई ना कोई रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स बना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल सप्लायर भी मैन्युफैक्चरर हो सकता है, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल वो सप्लाई कर रहा है दूसरे पार्टी को, वो उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं है, वो उसके लिए फिनिश गुड्स है। ओके, तो देर आर लॉट्स ऑफ स्टेजेस जब तक वो प्रोडक्ट्स जाता है कस्टमर के पास, और उन सभी स्टेजेस में लाइक मैन्युफैक्चरर से फिर डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर्स लेंगे, रिटेलर से छोटे रिटेलर ले सकते हैं, और उसके बाद कस्टमर तक जाएगा प्रोडक्ट। तो काफी सारी मल्टीपल स्टेजेस होती है प्रोडक्शन से लगाकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। तो उन सभी स्टेजेस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जीएसटी ना तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, आपको समझना है ये चीज, क्योंकि जीएसटी से पहले अगर मैं बातें करूं दूसरी तरह के टैक्सेस की, तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, प्रोडक्शन होता था, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता था। आपको अगर आप में से किसी को पता हो तो एक्साइज ड्यूटी जो था वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे करता था। ओके, मैन्युफैक्चरर पे करता था, और उसकी आईटीसी भी मैन्युफैक्चरर को मिलती थी। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर को यानी ट्रेडर को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था एक्साइज का, वो प्रोडक्ट की वैल्यू में ही ऐड हो जाता था। तो अगर कोई गुड्स का प्रोडक्शन होता था तो एक्साइज ड्यूटी लगता था, अगर सर्विस की सप्लाई करते थे तो सर्विस टैक्स लगता था, अगर गुड्स आप इंटर स्टेट सप्लाई करते थे तो सीएसटी एप्लीकेबल होता था, अगर गुड्स इंट्रा स्टेट सप्लाई करते थे तो वेट एप्लीकेबल होता था। उसी तरह से प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में प्रॉपर्टी आपका स्टाम्प ड्यूटी लगता था, जो अभी भी लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, एडवर्टीजमेंट टैक्स लगता था, ठीक है ना, आपका ऑक्ट्रॉय लगता था, उसके अलावा एंट्री टैक्स लगता था किसी भी स्टेट में एंट्री वगैरह करने पे। तो इंपोर्ट की बात करें तो हम बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता था, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगता था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगता था। तो हर एक अलग अलग तरह के टैक्सेस के जो लगने का जो बेस है, जो लेवी है, वो अलग अलग इवेंट या अलग अलग हम बात कर सकते हैं कि थीम पर लगता था। लेकिन जीएसटी की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो सप्लाई पे होती है। अब सप्लाई कौन कर रहा है, कोई भी कर सकता है। एक छोटा दुकानदार अगर गली में किसी की दुकान है और वो कोई प्रोडक्ट, टैक्सेबल प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके ऊपर भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है, और एक बड़ा मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी एप्लीकेबिलिटी 50,000 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी को भी जीएसटी चुकाना अगर वो सप्लाई करेगी, और 50,000 के टर्नओवर वाले एक छोटे से व्यापारी को भी जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड और टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो जीएसटी इज फाइनली एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, क्योंकि माल बनेगा, आप समझिए इसको कि माल बनेगा तो भी उसे बेचना पड़ेगा ना रेवेन्यू के लिए। तो जब आप उसकी सप्लाई करोगे, अब सप्लाई की डेफिनेशन में सिर्फ सेल नहीं आता। कई सारे लोगों का यह थीम है यार सेल पे लगता है जीएसटी, गलत पॉइंट है। सेल पे नहीं लगता है, सप्लाई पे लगता है। तो जीएसटी अगर आपको सीखना है तो आपको सेल वर्ड को भूलना है, सप्लाई वर्ड को याद रखना है, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी सप्लाई पे होती है। सप्लाई सिर्फ सेल को नहीं बोलते, सप्लाई में बहुत सारी चीजें आती है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो जीएसटी की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो किसके ऊपर होती है, सप्लाई। और सप्लाई किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की, क्योंकि देखिए गुड्स और सर्विसेज ही बेचेगा। कई सारे व्यापारी जो गुड्स बेचते हैं, बहुत सारे व्यापारी जो सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको, अगर आप हेयर कटिंग वाले की बात करें तो वो आपको सर्विस दे रहा है, लेकिन अगर आप कोई स्टेशनरी वाले की बात करें तो वो आपको गुड्स दे रहा है, अगर आप कोई किराने वाले की बात करें तो वो आपको गुड्स दे रहा है। तो जीएसटी की जो एप्लीकेबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर होती है। एंड देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ बिजनेसेस जहां पर गुड्स और सर्विसेज आप कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई के रूप में भी दी जाती है। तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी सप्लाई पे होती है, तो उसके ऊपर भी होगी, ये ध्यान रखना। तो जीएसटी से कोई बच नहीं सकता एक्चुअल में।
है ना। जीएसटी से सिर्फ वही व्यापारी बच सकता है जिसका थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट से कम है टर्नओवर, यानी छोटे व्यापारी, वो जीएसटी से बच सकते हैं, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिर वो भले ही टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करे, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपको गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशंस दे रखा है, तो फिर भले ही आप टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करें, आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा नहीं, अदरवाइज आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर आप जीएसटी के लिए लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यू आर अ लाइबल, कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल थे फिर भी रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। ओके, और आपको टैक्स देना होगा। सपोज 40 लाख का टर्नओवर एग्जेम्पशन में आता है, लेकिन अगर आप 40 लाख क्रॉस कर गए पर ईयर, तो ऐसा नहीं है कि आप रजिस्टर्ड होंगे तभी आपको जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी। 40 लाख क्रॉस होने के बाद आप रजिस्टर्ड नहीं भी है, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है आप, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड का मतलब समझ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है फिर भी रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी आपको जीएसटी की टैक्स एप्लीकेबिलिटी होगी और आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब चूंकि रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए आप दोगे नहीं, तो आप जितना लंबा जाओगे आपको उतना ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि टैक्स तो देना ही है गवर्नमेंट को। जब पता पड़ेगा तब टैक्स देना, इवन आपको फिर पेनल्टी और फाइन भी देना पड़ेगा। तो वो चोरी कहलाता है एक्चुअल में जीएसटी का, उसे हम कह सकते हैं कि आप एक प्रकार से फ्रॉड कर रहे हैं। तो जो रजिस्टर्ड है उन्हें भी जीएसटी देना है, और जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है उन्हें भी जीएसटी देना है। ओके, अब अगर हम बात करें तो ये जो जीएसटी है वो कंजम्पशन के ऊपर लगता है। कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन का मतलब होता है कि अगर आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को, बिजनेस प्रोडक्ट्स जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, अब देखिए मेरे घर पे वॉशिंग मशीन है, अब मैं वॉशिंग मशीन का बिजनेस तो नहीं कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं उस वॉशिंग मशीन को पुरानी हो गई, मुझे रिप्लेस करना, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लाना है, तो मैंने उस वॉशिंग मशीन को थोड़ा मार्केट में एक न्यूज पे ला दिया कि यार मेरे को मेरी वॉशिंग मशीन बेचना है। अब कोई मेरे पास आया, उसको वॉशिंग मशीन की नीड है, वो सेकंड हैंड ही खरीद सकता है, उसका उतना ही बजट है, उसने आया, उसने देखा, उसको समझ में आ गया और मैंने वो वॉशिंग मशीन बेच दिया, क्या ये सप्लाई है? नहीं, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट्स जो भी होते हैं, पर्सनल इफेक्ट्स यानी जिनका आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ऐसी वस्तुएं जिसका आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी पर्सनल वस्तुएं हैं, अगर आप उनकी सप्लाई कर रहे हैं तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी उसके ऊपर नहीं होगी, आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस सोर्सेज हैं, बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं और आप उनको बेच रहे हैं, यही अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सप्लायर होते हैं और आप अपने दुकान में से वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। बट अगर आप अपने घर के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी देने की जरूरत वहां पर बनेगी भी नहीं और आपके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं होगी। तो ये आपको समझने वाली बात है कि बिजनेस जिस चीज का आप कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस दे रहे हैं, चाहे आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और अगर आप अपनी पर्सनल वस्तुओं की बात करें, अब मैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हूं साहब, अगर मेरी जॉब है और मैं जॉब कर रहा हूं, और जॉब कर रहा हूं इट मीन्स मैं बिजनेस तो नहीं कर रहा, अब मैं मेरे घर की वस्तुओं को अगर सेल कर रहा हूं, मान लो मेरा ट्रांसफर हो गया, अब मेरे को ये यहाँ के जो उदयपुर में जो मेरे जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको मुझे बेचना है, साथ में लेके नहीं जाना चाहता, वहां नए खरीद लूंगा, तो ऐसे में अगर मैंने मेरे घर की वस्तुएं बेची तो कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। इवन आप 40 लाख से ज्यादा की वस्तु भी बेचते हैं। एक चीज मेरे से काफी सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर अगर हम हमारा मकान था, हमने यहाँ मकान ले लिया, अब हमारा ट्रांसफर हो गया, अब हम मकान बेचते हैं, तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग जीएसटी की नेगेटिव लिस्ट में आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करने पर जीएसटी नहीं लगता, अगर आप उसे किराए पर देते हैं तो डेफिनेटली जीएसटी लगेगा। किराए में ये ध्यान दीजिएगा कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल यूज के लिए दे रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। यानी अगर आप मकान जो कि रहने के यूज का है, रेसिडेंशियल है, और आप उसे रहने के लिए दे रहे हो तो जीएसटी नहीं है, अदरवाइज आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा किराए के ऊपर भी, और सेल करने पे कोई जीएसटी नहीं लगता। लेकिन एक चीज और बता दूं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, यानी जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, अगर आप उसे सेल करते हैं तो जीएसटी लगेगा। यानी अगर आप आज की तारीख में कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है और उसमें फ्लैट बुक कराते हैं तो डेफिनेटली जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी, क्योंकि वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर जीएसटी लगता है। ओके, तो एक चीज और है कि व्यापारी लोगों का ये भी कहना होता है कि जीएसटी में हम क्यों रजिस्टर्ड हो, ये तो हमें नुकसान है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। बिल्कुल गलत बात है। एक तो ये है कि जीएसटी कोई चॉइस तो है नहीं कि क्यों रजिस्टर्ड हो ऐसा सवाल बने, ये कोई चॉइस नहीं है, कंपल्सन है ना। अगर 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, 40 लाख गुड्स के केस में बता रहा हूँ, सर्विस वालों को तो 20 लाख का ही एग्जेम्पशन है। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाए तो ये आधा आधा कर लो आप, क्योंकि वहां आपको एग्जेम्पशन लिमिट आधी है, थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट। तो ऐसे केस में अगर आप गुड्स के व्यापारी हैं और 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई चॉइस थोड़ी है वहां पे कि जीएसटी में रजिस्टर्ड क्यों हो, आपको होना ही पड़ेगा। जिस दिन भी आप 40 लाख को क्रॉस कर रहे हैं, आप जीएसटी में लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, यानी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा।
ओके। और दूसरी बात ये भी है कि रजिस्ट्रेशन का फायदा भी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेने से क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट्स आगे से खरीद के लेके आते हैं और उस पर जो टैक्स पे करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स, है ना। खरीदने पे जो टैक्स देते हैं, चाहे वो हम गुड्स खरीद के ला रहे हैं, चाहे वो हम मार्केट से कुछ सर्विसेज ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, चाहे हम कोई कैपिटल गुड्स खरीद के लेके आ रहे हैं, कैपिटल गुड्स यानी एसेट। तो जो टैक्स हम पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें क्या देती है, उसका क्रेडिट दे देती है। क्रेडिट देने का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसमें से आप उस टैक्स की छूट ले लो जो आपने इनपुट पर पे किया है। ओके, तो इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। कई सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है क्या है, तो आपको बहुत बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो टैक्स आपने इनपुट ऑफ एनी गुड्स, एनी सर्विसेज और एनी कैपिटल गुड्स, ओके, जो भी आपने टैक्स पे किया है इनपुट पर, इनवर्ड सप्लाई पर, उस टैक्स की आपको अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में से क्रेडिट मिल जाती, छूट मिल जाती है। लाइक एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लाया, उस पर 10 रुपया टैक्स दिया मैंने, फाइन, तो ये 10 रुपया आपका इनपुट टैक्स है। अब वही वस्तु मैंने 50 रुपए अपनी तरफ से ऐड करके मार्केट में 150 रुपए में बेची, तो 150 रुपए में मान लो 15 रुपया आपका टैक्स बन रहा है। तो 15 रुपए आपको गवर्नमेंट को नहीं देना है, आपको 15 में से वो 10 तो माइनस करना है। तो ऐसे में 10 रुपए का आपको आईटीसी मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो ये व्यापारी को मिलता है। पहली चीज तो ये है कि B2B सप्लाई कर रहे हो आप, बिजनेस टू बिजनेस, तो जो रेसिपिएंट है उसको इनपुट टैक्स मिलता है, छूट मिलता है। ओके, तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है बिजनेसेस के लिए वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी इनपुट टैक्स उसने पे किया उसकी क्रेडिट मिल जाती है, फाइन। तो जीएसटी की एक बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल पर अपन बात कर रहे थे। अब देखिए, जीएसटी भारत में ड्यूल जीएसटी मॉडल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है। और ड्यूल जीएसटी मॉडल में आप सभी को मैं बता दूं, कनाडा से हमने, कैनेडियन गवर्नमेंट से हमने ये मॉडल अडॉप्ट किया है। भारत में इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है और इंपोर्ट पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। वहीं पर इंट्रा स्टेट सप्लाई जो की होती है विद इन स्टेट, उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें एसजीएसटी के बजाय यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो अगर हम जीएसटी एक्ट की बात करें, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जीएसटी में टोटल मिलाकर आपको 5 एक्ट मिलेंगे। सीजीएसटी एक्ट 2017, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है सीजीएसटी, और किस पे लेवी करती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लेवी करती है। ओके, एसजीएसटी एक्ट 2017 स्टेट गवर्नमेंट्स लेवी करती है और इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लेवी करती है। आधा आधा बढ़ जाता है, आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी अगर आप विद इन स्टेट कोई सप्लाई करते हैं तो। ओके, यूटीजीएसटी एक्ट 2017 यूनियन टेरिटरी को ये बेनिफिट जाता है और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जाता है। देखिए, अगर स्टेट है तो एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा, जबकि अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो यूटीजीएसटी का जो रेवेन्यू है वो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को जाता है, फाइन। आईजीएसटी एक्ट 2017 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू जाता है, हालांकि बाद में वो रिस्पेक्टिव स्टेट के साथ शेयर कर लेती है। और ये इंटर स्टेट सप्लाई पर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, और इंपोर्ट पर भी आईजीएसटी लगता है। मैं आपको बता दूं, कस्टम डिपार्टमेंट उसको लेवी करता है और कस्टम डिपार्टमेंट उसको कलेक्ट करता है, और उसके बाद वो जीएसटी को, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उनको वो रेवेन्यू दे देता है। बाद में वो सेंट्रल और स्टेट आपस में बंटवारा कर लेते हैं। ओके, और एक होता है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट 2017। अब कॉम्पनसेशन सेस एक्ट 2017 भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, इंटर और इंट्रा दोनों ही तरीके की सप्लाई पर लगता है। अब ये जो चीज है ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉम्पनसेशन सेस क्या है कि देखिए, जब जीएसटी मॉडल इंडिया में ये लोगों ने जब जीएसटी बिल पास किया तो स्टेट और सेंट्रल दोनों ही गवर्नमेंट की सहमति से ये बिल पास हुआ है, और दोनों ही गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। जीएसटी काउंसिल की बात करें, 33 मेंबर्स हैं, उसमें से 22 सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेटिव है और 11 सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। तो स्टेट्स को मनाना बहुत जरूरी था जीएसटी को इंडिया में लाने के लिए। और जीएसटी में जो प्रोडक्ट्स के ऊपर रेट्स रखी गई है उनमें बहुत सारे स्टेट्स को उसका नुकसान भी हुआ है, तो वो नुकसान की भरपाई करने के लिए कॉम्पनसेशन सेस एक्ट एप्लीकेबल किया गया। यानी काफी सारे प्रोडक्ट्स, अगर जीएसटी लगने की वजह से उन स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस हुआ है तो स्टेट्स पहले 5 वर्षों तक यानी 2022 तक वो कॉम्पनसेशन सेस लगाकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। तो ये 5 तरह के एक्ट हैं जो कि जीएसटी में बनाए गए हैं। ये पांचों ही एक्ट, अगर अपन बात करें जीएसटी प्रैक्टिशनर का जो एग्जाम होता है साल में 2 बार, जून और दिसंबर,
तो जीएसटी प्रैक्टिशनर के एग्जाम के लिए ये आपको पांचों ही एक्ट और इनसे रिलेटेड अमेंडमेंट्स एंड सर्कुलर्स पूरी तरह से सब्जेक्ट्स में होता है। उसका जो पेपर होता है उसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ये पांचों ही एक्ट कवर्ड हैं विथ अमेंडमेंट्स। इसलिए एक बहुत आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, जो ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो कॉमर्स या मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है। उसके लिए उसे पांचों एक्ट को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करनी होती है। अगर हम ये जीएसटी की पूरी क्लास अटेंड करते हैं तो आपको भी जीएसटी का बहुत अच्छा यहाँ पर नॉलेज हो जाएगा और आप जीएसटी प्रैक्टिशनर को फाइट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको दो चीजें समझाई है, एक तो जीएसटी का बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स, और दूसरी चीज फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, यानी जो जीएसटी जो एक्ट्स हैं उनके बारे में। हाँ, अब हमारी क्लास का टाइमिंग भी हो रहा है यहाँ पर, तो मैं आप आगे की क्लास कर लूंगा यहाँ पर। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ऑन टाइम आप रेगुलरली ये क्लास ज्वाइन करें। छोटी सी क्लास होगी 40 मिनट की, लेकिन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर घर बैठे अच्छी पढ़ाई हो जाएगी आपकी। और एनी क्वेश्चन, अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं आज जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में, प्लीज। Anybody have any question regarding today's class? किसी को कुछ पूछना है? किरण जी कुछ पूछना है? आज की क्लास अच्छे समझ में आ गई? चैट बॉक्स में आप मेरे को थोड़ा सा मैसेज चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इसी टाइम पर हम आगे के लिए। थैंक यू सो मच।